हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल परीक्षा प्लान में। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे। तो रीट लेवल 2 के लिए एसएसटी के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की मैं प्रैक्टिस करवा रही हूँ। ये तीसरा वीडियो है, इसके पहले 2 वीडियो आ चुके हैं। रीट के एसएसटी के प्रीवियस ईयर के सभी क्वेश्चन मैं सॉल्व करवा चुकी हूँ। 2011 वाले पेपर से मैंने शुरुआत की थी और 2022 तक जितने भी पेपर हुए हैं उन सभी में एसएसटी के क्वेश्चन मैं सॉल्व करवा चुकी हूँ। प्ले लिस्ट बनी हुई है, वहां पर आप सभी वीडियो एक साथ प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा हेल्प करते हैं। और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पढ़ने के बाद आपको टॉपिक भी समझ में आ जाएंगे कि किस टॉपिक से ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं। इसलिए प्रीवियस ईयर के सभी क्वेश्चन मैं करवा चुकी हूँ। यदि आपने वीडियो नहीं देखी है तो देख लीजिए, प्लेलिस्ट बनी हुई है ताकि आपको वीडियो ढूंढने में कोई भी परेशानी ना हो। अब मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की प्रैक्टिस करवा रही हूँ। तो प्रैक्टिस की 2 वीडियो आ चुकी हैं, ये तीसरा वीडियो है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो देखने के बाद यदि आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा, और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए, पहला प्रश्न दिया गया है, तटीय क्षेत्रों में समुद्री गुफाएं बनती हैं। समुद्री गुफाओं के निर्माण के लिए उपयुक्त कारण का चयन कीजिए। पहला विकल्प है तरंगों द्वारा अपरदन एवं निक्षेपण, दूसरा है पवन अपरदन, तीसरा है मानव निर्मित गतिविधि और चौथा है सैलों का गिरना। तो समुद्री गुफाएं मुख्य रूप से समुद्र तट और झील के किनारे की चट्टानों को प्रभावित करने वाली लहरों के कारण होने वाले क्षरण के परिणाम स्वरूप बनती है। तो तरंगों द्वारा अपरदन एवं निक्षेपण इसका उपयुक्त कारण है। तो पहला विकल्प इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। और जो समुद्री गुफाएं होती हैं, ये विभिन्न प्रकार की मेजबान चट्टानों में पाई जा सकती हैं, तलछटी से लेकर रूपांतरित और आग्नेय तक। ये भी आपको याद रखना है। और किसी विशिष्ट स्थान पर समुद्री गुफा बनाने की क्षमता भी काफी हद तक मेजबान चट्टान की ताकत पर निर्भर करती है। तो ये आपको साथ में याद रखना है। और इसमें पूछा गया है कि तटीय क्षेत्रों में समुद्री गुफाएं बनती हैं, तो गुफाओं के निर्माण के लिए उपयुक्त कारण का चयन कीजिए। तो तरंगों द्वारा अपरदन और निक्षेपण इसका मुख्य कारण है। तो पहला विकल्प इस प्रश्न में उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। लिखा है, स्थान परिवर्तन से प्राकृतिक वनस्पति में भी परिवर्तन होता है। सदाबहार वृक्ष भूमध्यवर्ती प्रदेश के समीप ही क्यों उगते हैं? निम्नलिखित में से उपयुक्त कारण का चयन कीजिए। पहला विकल्प है मध्य तापमान और मध्य वर्षा, दूसरा है भारी वर्षा और उच्च तापमान, तीसरा है निम्न वर्षा और उच्च तापमान, और चौथा है मध्य वर्षा और निम्न तापमान। तो सदाबहार वन, जिन्हें उष्णकटिबंधीय वर्षा वन भी कहा जाता है, ये भी आपको याद रखना है। जो सदाबहार वन है, इन्हें उष्णकटिबंधीय वर्षा वन भी कहा जाता है। ये भूमध्य रेखीय क्षेत्र के निकट पाए जाते हैं। वे इस क्षेत्र में गर्म और आर्द्र जलवायु, भारी वर्षा और पूरे वर्ष उच्च तापमान के कारण पनपते हैं। तो उपयुक्त कारण यही हो गए, भारी वर्षा और उच्च तापमान। दूसरा विकल्प इसमें सही हो जाएगा। इसीलिए ये भूमध्यवर्ती प्रदेश के समीप उगते हैं क्योंकि इन्हें अनुकूल परिस्थितियां मिलती हैं उगने के लिए। तो दूसरा विकल्प इसमें सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है, अक्षांशों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? लिखा है, उत्तरी ध्रुवीय वृत्त विषुवत रेखा के 23.5 अंश उत्तर में स्थित है। दूसरा है मकर रेखा दक्षिणी गोलार्ध से होकर गुजरती है। तीसरा विकल्प है दक्षिण ध्रुवीय वृत्त विषुवत रेखा के 23.5 अंश दक्षिण में स्थित है। और चौथा है कर्क रेखा दक्षिणी गोलार्ध से होकर गुजरती है। अब इसमें जो सही है वह हमें बताना है। तो लिखा है, उत्तर ध्रुवीय वृत्त विषुवत रेखा के 23.5 अंश उत्तर में स्थित है। ये गलत है। आपको एक चित्र दिखाते हैं, चित्र के माध्यम से आपको समझाते हैं। तो उत्तर ध्रुवीय वृत्त ये रहा, ये विषुवत रेखा के उत्तर में तो स्थित है, लेकिन ये 66.5 अंश पर स्थित है, 23.5 अंश पर कर्क रेखा स्थित है। तो पहला गलत हो गया। पहला जो विकल्प है वह हो गया गलत। चलिए अगले पढ़ते हैं।
मकर रेखा दक्षिणी गोलार्ध से होकर गुजरती है, ये बिल्कुल सही है। आपको चित्र में दिखाते भी हैं। ये जो चित्र है ये मैंने एनसीईआरटी की बुक से लिया है। तो मकर रेखा दक्षिणी गोलार्ध से होकर गुजरती है, ये आप देख सकते हैं, ये है मकर रेखा। तो इसमें जो दूसरा विकल्प है वह सही हो जाता है। बाकी तीसरा और चौथा भी क्यों गलत है ये जान लीजिए। लिखा है दक्षिण ध्रुवी वृत्त विषुवत रेखा के 23.5 अंश दक्षिण में स्थित है, ये भी गलत है, क्योंकि दक्षिण ध्रुवी वृत्त जो है विषुवत रेखा के दक्षिण में 66.5 अंश पर स्थित है और यहाँ पर लिखा हुआ है 23.5 अंश, इसलिए ये भी गलत हो जाता है। और कर्क रेखा दक्षिणी गोलार्ध से होकर गुजरती है, ये गलत है, क्योंकि कर्क रेखा उत्तरी गोलार्ध से होकर गुजरती है। तो इसमें आपका जो दूसरा विकल्प है वह प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। लिखा है ग्लोब को 2 बराबर भागों में बांटने के लिए खींची गई काल्पनिक रेखा को कहा जाता है। पहला विकल्प है विषुवत रेखा, दूसरा है मकर रेखा, तीसरा है उत्तर ध्रुवी वृत्त और चौथा है कर्क रेखा। तो ग्लोब को 2 बराबर भागों में बांटने के लिए खींची गई काल्पनिक रेखा को विषुवत रेखा कहा जाता है। पहला विकल्प इसमें सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। निम्नलिखित में से ग्लोब के बारे में सही कथनों का चयन कीजिए। लिखा है ग्लोब पर अक्षांश और देशांतर खींचे गए हैं। दूसरा लिखा है यह अपने अक्ष पर झुकी हुई अवस्था में है। तीसरा है यह पृथ्वी का वास्तविक प्रतिरूप है और चौथा है यह अंडाकार आकृति में है। तो आप सभी लोगों ने ग्लोब देखा होगा। तो ग्लोब के बारे में सत्य कथन बताने हैं। ग्लोब पर अक्षांश और देशांतर खींचे गए हैं, बिल्कुल सही बात है। ग्लोब अपने अक्ष पर झुकी हुई अवस्था में है, ये भी सही है। यह पृथ्वी का वास्तविक प्रतिरूप है, ये भी सही है। लेकिन यह अंडाकार आकृति में नहीं है, ये गोलाकार आकृति में है। तो ए बी सी इसमें सही है। चौथा विकल्प इस प्रश्न में सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। समताप मंडल की परिस्थितियां हवाई जहाज उड़ाने के लिए आदर्श होती हैं, सही कारण का चयन कीजिए। तो सबसे पहले तो आपको यही याद रखना है, प्रश्न यदि पूछ लिया जाए कि हवाई जहाज किस परत में उड़ाए जाते हैं या किस मंडल में उड़ाए जाते हैं, तो आपको याद रखना है समताप मंडल में। क्यों उड़ाए जाते हैं ये हमें बताना है। पहला विकल्प लिखा है उच्च वायु दाब, दूसरा है निम्न वायु दाब, तीसरा है बादलों एवं मौसम संबंधी घटनाओं से मुक्त होना और चौथा है आंधी वाली परिस्थितियां यानी तेज पवन। तो समताप मंडल जो है क्षोभ मंडल के ऊपर स्थित है, यानी पृथ्वी के सबसे समीप है क्षोभ मंडल। उसके बाद है समताप मंडल। समताप मंडल में हवाई जहाज उड़ाए जाते हैं क्योंकि यहाँ पर बादलों एवं मौसम संबंधी घटनाएं नहीं होती, यानी कि जो समताप मंडल है बादलों एवं मौसम संबंधी घटनाओं से मुक्त है। तो तीसरा विकल्प इस प्रश्न में सही हो जाएगा। और समताप मंडल में ही ओजोन परत पाई जाती है, ये भी आपको याद रखना है। ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? तो ओजोन दिवस 16 सितंबर को मनाया जाता है, ये भी आपको याद रखना है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित युगलों का सही मिलान कीजिए, यानी कि हमें मिलान करना है फिर बताना है कौन सा विकल्प सही है। चलिए मिला लेते हैं। तो ओजोन परत अभी मैंने आपको बताया था समताप मंडल में पाई जाती है, इसे तीसरे से मिला देंगे। रेडियो प्रेशर, तो रेडियो प्रेशर बाह्य वायुमंडल, इसे चौथे से मिला देंगे। उसके बाद लिखा है मौसम संबंधी घटनाएं, तो मौसम संबंधी घटनाएं क्षोभ मंडल में संपन्न होती हैं और पतली वायु बहिर्मंडल में पाई जाती है। तो ए का तीसरा, बी का चौथा, सी का पहला और डी का दूसरा, यानी कि आपका जो चौथा विकल्प है वही इस प्रश्न में सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। लिखा है गल्फ स्ट्रीम गर्म महासागरीय जलधारा है क्योंकि पहला विकल्प है ध्रुवों से भूमध्य रेखा की ओर चलती है, दूसरा है अंतर्भौम भूमि के नीचे से गर्म होती है, तीसरा है गर्म पानी के झरनों द्वारा गर्म होती है और चौथा है भूमध्य रेखा के निकट उत्पन्न होती है। तो गल्फ स्ट्रीम जो है गर्म महासागरीय जलधारा है,
एक प्रश्न तो आपका यही तैयार हो गया। अब इसमें पूछा गया है क्योंकि ये, तो ये भूमध्य रेखा के निकट उत्पन्न होती है। चौथा विकल्प इसमें सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। निम्नलिखित युगलों का मिलान कीजिए। कृषि के प्रकार दिए गए हैं और क्षेत्र यानी कि प्रदेश हमें बताना है। चलिए मिलाते हैं, फिर देखते हैं कौन सा विकल्प सही है। लिखा है स्थानांतरी कृषि, तो ये कहाँ पर की जाती है? तो ये की जाती है सघन वन वाले क्षेत्र। तीसरे से मिला देंगे इसे। वाणिज्यिक अनाज कृषि, तो ये शीतोष्ण घास के मैदान में की जाती है। इसे चौथे से मिला देंगे। गहन निर्वाह कृषि, तो ये की जाती है सघन जनसंख्या वाले क्षेत्र में। और चलवासी पशुचारण, तो अर्ध शुष्क और शुष्क प्रदेश, यानी कि ए का तीसरा, बी का चौथा, सी का दूसरा और डी का पहला। आपका जो दूसरा विकल्प है वही इस प्रश्न में सही हो जाएगा। तो स्थानांतरी कृषि के बारे में मैंने आपको बताया भी है। आपको क्या याद रखना है कि इसमें क्या किया जाता है, भूमि की किसी क्षेत्र पर जब खेती की जाती है किसी भाग पर, तो उसमें जो खरपतवार या घास वगैरह जो उगाती है उसे काट कर वहीं जला दिया जाता है। इसलिए इसे कर्तन और दहन कृषि भी कहा जाता है। जो राख मिलती है उसे उसी मृदा में मिला दिया जाता है और इस पर हल भी नहीं चलाया जाता है, बीज छिड़क दिए जाते हैं और एक साथ अलग अलग तरीके की फसलें भी उगा ली जाती हैं। और जब फसल तैयार हो जाती है तो फसल को काट लिया जाता है, फिर उस जगह को छोड़ दिया जाता है, फिर किसी और स्थान पर इसी तरीके से खेती की जाती है। तो ये स्थानांतरी कृषि कहलाती है। इसे झूम खेती भी कहते हैं, तो ये आपको याद रखना है। और इसमें ना खाद का प्रयोग किया जाता है ना किसी उर्वरक का प्रयोग किया जाता है, तो ये भी आपको याद रखना है। स्थानांतरी कृषि से प्रश्न पूछे जाते हैं, इसलिए मैंने आपको बता दिया है। और इस प्रश्न में आपका दूसरा विकल्प सही है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। निम्नलिखित कथनों में से ऊर्जा संसाधनों पर असत्य कथन का चयन कीजिए। लिखा है बायोगैस ग्रीन हाउस प्रभाव का कारण होती है। दूसरा है सौर ऊर्जा नवीकरणीय ऊर्जा है। तीसरा है ज्वारीय ऊर्जा समाप्य होती है और चौथा है पवन ऊर्जा प्रदूषण मुक्त होती है। तो इसमें जो असत्य है यानी जो गलत है वह हमें बताना है। तो चलिए देखते हैं कौन सा गलत है। लिखा है बायोगैस ग्रीन हाउस प्रभाव का कारण होती है। तो ये ग्रीन हाउस प्रभाव का कारण बनती है। मुख्य रूप से ग्रीन हाउस प्रभाव उत्पन्न करने वाली गैस है कार्बन डाइऑक्साइड, लेकिन बायोगैस भी ग्रीन हाउस प्रभाव का कारण बनती है, तो ये तो सही है। सौर ऊर्जा नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है, ये भी सही है। नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत वे होते हैं जो भविष्य में अरबों वर्षों तक ऊर्जा प्रदान करते रहेंगे, तो ये भी सही है। ज्वारीय ऊर्जा समाप्त होती है, ये गलत है, क्योंकि ज्वारीय ऊर्जा समाप्त नहीं है बल्कि ये नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है। तो ये गलत हो गया और गलत ही पूछा गया है, तो तीसरा विकल्प इस प्रश्न का उत्तर हो गया। और चौथा भी सही लिखा है पवन ऊर्जा प्रदूषण मुक्त होती है, क्योंकि पवन ऊर्जा जो है संचालन के दौरान ग्रीन हाउस गैसों या वायु प्रदूषकों का उत्सर्जन किए बिना बिजली उत्पन्न करती है, तो ये प्रदूषण मुक्त है। तो चौथा, दूसरा, पहला ये सही है। असत्य पूछा गया है, तो तीसरा विकल्प इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। निम्नलिखित में से यातायात का कौन सा साधन अधिक दूरी में भारी एवं बड़े आकार वाले सामानों को ढोने के लिए सबसे सस्ता है? पहला विकल्प है जल मार्ग, दूसरा है रेल मार्ग, तीसरा है वायु मार्ग और चौथा है सड़क मार्ग। तो इस प्रश्न में आपका पहला विकल्प सही हो जाएगा, जल मार्ग। जो जल मार्ग परिवहन है ये सबसे सस्ता साधन है। वे भारी और भारी सामान ले जाने के लिए सबसे उपयुक्त हैं और परिवहन का एक ईंधन कुशल और पर्यावरण अनुकूल साधन है। तो इसमें पहला विकल्प सही है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। भारतीय नागरिकों को अनुदत्त किस मौलिक अधिकार की परिधि के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय ने भोजन के अधिकार, निजता के अधिकार तथा प्रदूषण मुक्त जल एवं वायु के अधिकार की व्याख्या की है? पहला विकल्प है अनुच्छेद 19,
दूसरा विकल्प है अनुच्छेद 21, तीसरा विकल्प है अनुच्छेद 14 और चौथा है अनुच्छेद 20। तो सर्वोच्च न्यायालय ने भोजन का अधिकार, निजता का अधिकार और प्रदूषण मुक्त पानी और हवा के अधिकार की व्याख्या भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत मौलिक अधिकार के अभिन्न अंग के रूप में की है। अनुच्छेद 21 सभी नागरिकों को जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की सुरक्षा की गारंटी देता है और इसमें कहा गया है कि कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अलावा किसी भी व्यक्ति को उसके जीवन या व्यक्तिगत स्वतंत्रता से वंचित नहीं किया जाएगा। तो दूसरा विकल्प इस प्रश्न में उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद 21। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन से युग्म सही सुमेलित हैं, यानी जो सही मिले हुए हैं वह हमें बताने हैं। राजमिस्त्री, दिहाड़ी मजदूर, ये सही है। घरेलू कामगार, अनियमित मजदूर, तो जो घर पे काम करने वाले मजदूर होते हैं वो अनियमित नहीं होते, नियमित रूप से कार्य करने वो घर पर आते हैं, तो दूसरा गलत हो गया। सब्जी विक्रेता, स्वरोजगार, ये भी सही है। और दुकान में सुपरवाइजर, तो वह व्यवसायी नहीं होता, ये भी गलत है। ए और सी इसमें सही है, यानी कि जो चौथा विकल्प है वही इस प्रश्न में आपका सही हो जाएगा। इस तरीके के प्रश्न पॉलिटी से लिए जाते हैं। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। निम्नलिखित में से किन सेवाओं को सार्वजनिक सेवाओं में सम्मिलित किया जा सकता है। पहला लिखा है पुलिस सेवाएं, दूसरा न्यायिक सेवाएं, तीसरा है शैक्षिक सेवाएं और चौथा है निर्माण सेवाएं। तो जो सार्वजनिक सेवाएं हैं वह हमें बतानी है। तो पुलिस सेवाएं सार्वजनिक सेवाएं होती हैं, न्यायिक सेवाएं सार्वजनिक सेवाएं हैं, शैक्षिक सेवाएं सार्वजनिक सेवाएं हैं। ABC इसमें सही है, चौथा विकल्प सही हो जाएगा। अब जो निर्माण सेवाएं हैं ये सार्वजनिक नहीं होती क्योंकि वे निजी संस्थाओं और सरकार दोनों द्वारा प्रदान की जा सकती हैं, इसीलिए ये सार्वजनिक नहीं है। ABC इसमें सही है, चौथा विकल्प इस प्रश्न में सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। 1883 में इल्बर्ट बिल लागू करने पर विरोध हुआ क्योंकि। पहला विकल्प है भारतीयों ने इसका विरोध किया क्योंकि बिल ने ब्रिटिश सरकार को बिना सबूत के भारतीयों पर मुकदमा चलाने की छूट दे दी थी। दूसरा है अंग्रेजों ने इस बिल का विरोध किया क्योंकि अब भारतीय भी ब्रिटिश या यूरोपीय व्यक्तियों पर मुकदमा चला सकते थे। तीसरा है बिल ने अंग्रेज और भारतीय न्यायाधीशों के बीच समानता स्थापित करने का प्रयास किया और चौथा है बिल भारतीय लोगों के प्रति नस्लवादी नजरिया रखता था। तो 1883 में इल्बर्ट बिल लागू किया गया और इसका विरोध हुआ। क्यों विरोध हुआ? क्योंकि अंग्रेजों ने इस बिल का विरोध किया क्योंकि अब भारतीय भी ब्रिटिश या यूरोपीय व्यक्तियों पर मुकदमा चला सकते थे, तो इसमें भी सही है। और बिल ने अंग्रेज और भारतीय न्यायाधीशों के बीच समानता स्थापित करने का प्रयास किया, इसीलिए अंग्रेजों ने इस बिल का विरोध किया था। तो बी और सी इसमें सही हैं, दूसरा विकल्प इस प्रश्न में सही हो जाएगा। तो इल्बर्ट बिल 1883 में लागू किया गया, ये भी आपको याद रखना है। और इसका विरोध क्यों किया गया यही इस प्रश्न में पूछा गया है। बी और सी सही हैं, दूसरा विकल्प इसमें सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। लिखा है नीचे दो कथन ए और बी खिलाफत आंदोलन के संदर्भ में है। पहला लिखा हुआ है 1920 में अंग्रेजों ने तुर्की के सुल्तान यानी खलीफा पर बहुत सख्त संधि थोप दी थी। कथन बी में लिखा है भारतीय मुसलमान चाहते थे कि पुराने ओटोमन साम्राज्य में स्थित पवित्र मुस्लिम स्थानों पर खलीफा का नियंत्रण नहीं होना चाहिए था। अब इसमें जो खिलाफत आंदोलन के संदर्भ में सही है उनका चयन करना है। तो इसमें जो पहला कथन लिखा हुआ है कि 1920 में अंग्रेजों ने तुर्की के सुल्तान यानी खलीफा पर बहुत सख्त संधि थोप दी थी, ये बात सही है। तो इसमें ए सही है। खिलाफत आंदोलन 1920 में ओटोमन साम्राज्य पर अंग्रेजों द्वारा थोपी गई सेवरेस की कठोर संधि की प्रतिक्रिया के रूप में उभरा था, तो ये भी आपको याद रखना है। तो इसमें ए सही है। बी में लिखा है कि भारतीय मुसलमान चाहते थे कि ओटोमन साम्राज्य में स्थित पवित्र मुस्लिम स्थानों पर खलीफा का नियंत्रण नहीं होना चाहिए, ये गलत है। भारतीय मुस्लिम ऐसा नहीं चाहते थे, तो इसमें ए सही लेकिन बी गलत, यानी कि जो पहला विकल्प है वही आपका उत्तर हो जाएगा। ए सही बी गलत। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं।
अगला प्रश्न है, निम्न जातियों की दुर्दशा पर ज्योतिराव फूले की 1873 में आई किताब समर्पित है। पहला विकल्प है भारत के उपनिवेशवादी विरोधी आंदोलन के राष्ट्रवादियों को, दूसरा है भक्ति गायकों को, तीसरा है अमेरिकी गृह युद्ध में दास प्रथा का विरोध करने वाले कार्यकर्ताओं को, और चौथा है ब्रह्मो समाज सुधारकों को। तो ज्योतिराव फूले की पुस्तक का नाम भी आपको याद रखना है, गुलामगिरी। ये पूछा भी जा चुका है तो आपको याद रखना है। अब पूछा गया है कि निम्न जातियों की दुर्दशा पर ज्योतिराव फूले की जो किताब आई थी वह किसे समर्पित थी, तो वह समर्पित थी अमेरिकी गृह युद्ध में दास प्रथा का विरोध करने वाले कार्यकर्ताओं को। तीसरा विकल्प इसमें सही है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछा जा चुका है। पुस्तक का नाम पूछा गया था लेकिन आपको ये भी याद रखना है, ये भी पूछा जा सकता है। तो तीसरा विकल्प इसमें सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। निम्नलिखित में से किसने कुरान की आयतों की पुनर्व्याख्या करके कहा कि महिलाओं को भी शिक्षा का अधिकार मिलना चाहिए? पहला विकल्प है बेगम अनीस किदवई, दूसरा विकल्प है मुमताज अली, तीसरा विकल्प है हजारा बीबी इस्माइल, और चौथा है बेगम रुकैया सखावत हुसैन। तो इस प्रश्न में दूसरा विकल्प सही है, मुमताज अली। इन्होंने ही कुरान की आयतों की पुनर्व्याख्या की और कहा कि महिलाओं को भी शिक्षा का अधिकार मिलना चाहिए। तो दूसरा विकल्प इसमें सही है। मुमताज अली एक महत्वपूर्ण समाज सुधारका थी जिन्होंने महिलाओं की शिक्षा के लिए तर्क देने के लिए कुरान की आयतों की पुनर्व्याख्या की। उनका जन्म 1860 में भारत के बिहार राज्य में हुआ था, ये भी आपको याद रखना है। तो दूसरा विकल्प इसमें सही है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। खुदा की रचना के खाते में उसका ब्यौरा चूंकि मर्दों की सूची में नहीं आता, इसलिए इतनी शानदार खूबियों से भी उसे आखिर हासिल क्या हुआ? यह लेखांश 13वीं शताब्दी में किसके लिए लिखा गया था? पहला विकल्प है दिद्दा, दूसरा विकल्प है रजिया, तीसरा है गौतमी, और चौथा है रुद्रमा देवी। तो यह जो लेखांश है ये 13वीं शताब्दी में रजिया के लिए लिखा गया। दूसरा विकल्प इसमें सही है। तो रजिया जो थी ये दिल्ली सल्तनत की पहली और एकमात्र महिला शासक थी, तो ये भी आपको याद रखना है। और ये जो लेखांश है ये किसने लिखा? तो ये लिखा है मिनहाज ए सिराज ने, जो एक इतिहासकार थे। तो ये भी आपको याद रखना है। तो इसमें दूसरा विकल्प सही है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन से पुरा पाषाण काल स्थल में चूना पत्थर से बने औजार मिले थे? पहला विकल्प है कोल्डी हवा, दूसरा है इनाम गांव, तीसरा है ब्रह्मगिरी, और चौथा है हुंसगी। तो चूना पत्थर के औजार मिले थे हुंसगी में, चौथा विकल्प इसमें सही हो जाएगा। हुंसगी भारत में स्थित एक प्रागैतिहासिक पुरातात्विक स्थल है, ये आपको याद रखना है। चौथा विकल्प इसमें सही है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। लिखा है निम्नलिखित में से कौन सा महाजनपदों के नियमित रूप से कर वसूलने के संदर्भ में सही नहीं है? पहला विकल्प है आखेटकों तथा संग्राहकों को भी जंगल से प्राप्त वस्तुएं राजा को देनी होती थी। दूसरा है व्यापार में खरीदी व बेची जाने वाली वस्तुओं पर कर लगाया जाता था। तीसरा है ज्यादातर फसलों पर कर उपज का आधा हिस्सा निर्धारित होता था, और चौथा है चरवाहों को जानवरों या उनके उत्पाद के रूप में कर देना पड़ता था। तो जो सही नहीं है यानी कि जो असत्य है वह हमें बताना है। तो पहला इसमें सही है, आखेटकों संग्राहकों को भी जंगल से प्राप्त वस्तुएं राजा को देनी होती थी, ये सही है। व्यापार में खरीदी व बेची जाने वाली वस्तुओं पर कर लगाया जाता था, ये भी सही है। चरवाहों को जानवरों या उनके उत्पाद के रूप में कर देना पड़ता था, ये तीनों सही हैं। तीसरा इसमें गलत है, तो यही इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। क्यों गलत है? क्योंकि इसमें लिखा है ज्यादातर फसलों पर कर उपज का 1/2 हिस्सा निर्धारित होता था, तो ये गलत है क्योंकि ज्यादातर फसलों पर कर उपज का 1/6 तय किया गया था। तो ये इसीलिए गलत है क्योंकि इसमें आधा लिखा हुआ है। तो तीसरा विकल्प ही इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है वात दिक्दर्शी का प्रयोग क्या मापने के लिए किया जाता है? पहला विकल्प है वायु वेग, दूसरा है वायु दाब, तीसरा है वायु दिशा, और चौथा है वायु तापमान। तो वात दिग्दर्शी का प्रयोग किया जाता है वायु की दिशा मापने के लिए। तीसरा विकल्प इसमें सही हो जाएगा। अब जो और विकल्प लिखे हुए हैं इनके बारे में जान लीजिए। वायु वेग मापा जाता है एनीमोमीटर से, वायु का दाब मापा जाता है बैरोमीटर से,
और वायु का तापमान थर्मामीटर से। तो इन सब के बारे में भी आपको याद रखना है। इसमें तीसरा विकल्प सही है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। वायुमंडल की निम्नलिखित में से कौन सी परत रेडियो तरंगों के संचरण में मदद करती है? पहला विकल्प है समताप मंडल, दूसरा है मध्य मंडल, तीसरा है बाह्य वायुमंडल और चौथा है बहिर्मंडल। तो रेडियो तरंगों के संचरण में मदद करती है बाह्य वायुमंडल, तीसरा विकल्प इसमें सही हो जाएगा। और समताप मंडल में ओजोन परत पाई जाती है, ये भी आपको याद रखना है। और समताप मंडल में ही हवाई जहाज उड़ाए जाते हैं, ये भी आपको याद रखना है। इसमें तीसरा विकल्प सही है। अगला प्रश्न है, जब नदी मैदान में प्रवेश करती है तो यह मुड़ जाती है और बड़े मोड़ बनाकर बहती है, जो कहलाता है? पहला है तटबंध, दूसरा है बाल का मैदान, तीसरा है विसर्प और चौथा है चाप झील। तो जब नदी मैदान में प्रवेश करती है तो यह मुड़ जाती है और बड़े मोड़ बनाकर बहती है, जो कहलाता है विसर्प। तीसरा विकल्प इसमें सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। भूगोल की वह शाखा जो विशिष्ट मानव जनसंख्या की संरचना के विषय से संबंधित है, कहलाती है? पहला है नगरीय भूगोल, दूसरा है जैव भूगोल, तीसरा है जनसांख्यिकी और चौथा है मानव भूगोल। तो इस प्रश्न में तीसरा विकल्प सही हो जाएगा, जनसांख्यिकी। नगरीय भूगोल क्या है? तो यह शहरों के विभिन्न पहलुओं से निपटने के लिए मानव भूगोल की एक शाखा है। जैव भूगोल क्या है? तो यह पारिस्थितिकी तंत्र और प्रजातियों के वितरण का अध्ययन है। और मानव भूगोल क्या है? तो मानव भूगोल मनुष्यों और उनकी संस्कृतियों, अर्थव्यवस्थाओं, समुदायों और पर्यावरण के साथ संबंधों पर अध्ययन करने की एक शाखा है। तो ये भी आपको याद रखना है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का गैर परंपरागत स्रोत है? पहला है ईंधन, दूसरा है प्राकृतिक गैस, तीसरा है सौर ऊर्जा और चौथा है कोयला। तो गैर परंपरागत ऊर्जा का स्रोत पूछा गया है, तो इसमें तीसरा विकल्प सही हो जाएगा, सौर ऊर्जा। परंपरागत और गैर परंपरागत ऊर्जा के स्रोत क्या हैं, इनके बारे में भी आपको जानकारी आवश्यक है। तो ऊर्जा के परंपरागत या पारंपरिक स्रोत होते हैं जो लंबे समय से उपयोग में हैं, जैसे जीवाश्म ईंधन, ताप विद्युत संयंत्र, जल विद्युत संयंत्र, लकड़ी, प्राकृतिक गैस, कोयला, परमाणु ऊर्जा। ये सभी ऊर्जा के पारंपरिक स्रोत हैं। और ऊर्जा के गैर पारंपरिक स्रोत क्या हैं? जैसे सौर ऊर्जा, समुद्र ऊर्जा, तापीय ऊर्जा, तरंग ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा। ये सभी ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोत हैं। तो दोनों ही बातों में आपको अंतर याद रखना है। इसमें गैर परंपरागत ऊर्जा का स्रोत पूछा गया है, तो तीसरा विकल्प इसमें सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। विशेष रूप से निर्मित टैंकों और तालाबों में मछली का प्रजनन कहलाता है? पहला है सेरीकल्चर, दूसरा है विटीकल्चर, तीसरा है हॉर्टिकल्चर और चौथा है पिसीकल्चर। तो विशेष रूप से निर्मित टैंकों और तालाबों में मछली का प्रजनन पिसीकल्चर कहलाता है। चौथा विकल्प इसमें सही हो जाएगा। अब जो और विकल्प लिखे हुए हैं इनके बारे में जान लीजिए। सेरीकल्चर क्या है? तो रेशम की खेती या रेशम का उत्पादन। विटीकल्चर क्या है? ये अंगूर की खेती है। और हॉर्टिकल्चर बागवानी। तो इन सब के बारे में भी याद रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा महाद्वीप आकार में सबसे छोटा है? पहला विकल्प है ऑस्ट्रेलिया, दूसरा है दक्षिण अमेरिका, तीसरा है अफ्रीका और चौथा है यूरोप। तो सबसे छोटा महाद्वीप पूछा गया है आकार में, तो वह है ऑस्ट्रेलिया। पहला विकल्प इसमें सही हो जाएगा। और सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो सबसे बड़ा महाद्वीप है एशिया। ये दोनों ही बातें आपको याद रखनी है। बड़ा भी पूछा जाता है, छोटा भी पूछा जाता है। तो छोटा ऑस्ट्रेलिया है और बड़ा एशिया है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। सबसे पुरानी पांडुलिपियां पर लिखी गई थीं, किस पर लिखी गई थी, ये पूछा गया है। पहला विकल्प लिखा है ताड़पत्रों, दूसरा है पत्थरों, तीसरा है कागज और चौथा है लकड़ी। तो सबसे पुरानी पांडुलिपियां लिखी गई थी ताड़पत्रों पर। पहला विकल्प इसमें सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। मानव इतिहास में निम्नलिखित में से कौन सी अवधि सबसे लंबी है? पहला विकल्प है पुरापाषाण काल, दूसरा है मध्य पाषाण काल, तीसरा है नवपाषाण काल और चौथा है महापाषाण काल।
तो मानव इतिहास में कौन सी अवधि सबसे लंबी है? तो वह है पूरा पाषाण काल। पहला विकल्प इसमें सही हो जाएगा, पूरा पाषाण काल। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किस एक राज्य में हड़प्पा के नगर सबसे बड़ी संख्या में मिले हैं? पहला विकल्प है पंजाब, दूसरा है हरियाणा, तीसरा है गुजरात और चौथा है जम्मू और कश्मीर। तो इस प्रश्न में आपका तीसरा विकल्प सही है, गुजरात। तो गुजरात में लगभग 13 स्थलों की खोज हुई, ये आपको याद रखना है। तीसरा विकल्प इसमें सही है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। तो पूछा गया है कि ऋग्वेद मूल रूप से किस भाषा में रची गई थी? पहला विकल्प है ब्राह्मी, दूसरा है पाली, तीसरा है संस्कृत और चौथा है प्राकृत। तो ऋग्वेद हिंदू धर्म की सबसे पुरानी पवित्र पुस्तक है जो मूल रूप से संस्कृत भाषा में रची गई थी। तीसरा विकल्प इसमें सही हो जाएगा। 4 वेदों के नाम भी आपको याद रखने हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। ये चारों वेद भी आपको याद रखने हैं। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में मगध महाजनपद के पहले शासक थे। पहला विकल्प है महावीर, दूसरा है प्रसेनजीत, तीसरा है बिंबिसार और चौथा है अजातशत्रु। तो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में मगध महाजनपद के पहले शासक थे बिंबिसार। तीसरा विकल्प इसमें सही हो जाएगा और ये हर्यक वंश से संबंधित थे, तो ये भी आपको याद रखना है। तीसरा विकल्प इसमें सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध धर्म के त्रिरत्नों में से नहीं है? पहला है बुद्ध, दूसरा है धम्म, तीसरा है अहिंसा और चौथा है संघ। तो बौद्ध धर्म के 3 रत्न आपको याद रखने हैं, बुद्ध, धम्म, संघ। तो इसमें अहिंसा नहीं है, तो यही इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा, अहिंसा। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन राज्यसभा सदस्यों का चुनाव करता है? पहला विकल्प है विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों के मतदाता, दूसरा है संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों के मतदाता, तीसरा है लोकसभा सदस्य और चौथा है विधानसभा के सदस्य यानी कि विधायक। तो राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव करते हैं विधानसभा के सदस्य यानी कि विधायक। चौथा विकल्प इसमें सही हो जाएगा। चलिए आज का आखिरी प्रश्न है, भारत द्वारा निम्नलिखित में से किस शासन प्रणाली को अपनाया गया था? पहला विकल्प है संसदीय और एकात्मक, दूसरा है राष्ट्रपति और संघीय, तीसरा है राष्ट्रपति और एकात्मक और चौथा है संसदीय और संघीय। तो भारत सरकार द्वारा जो शासन प्रणाली अपनाई गई थी वह है संसदीय और संघीय। चौथा विकल्प इसमें सही हो जाएगा। तो 35 प्रश्न आज की वीडियो में मैंने लिए हैं। किसी भी प्रश्न में आपको डाउट हो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। और इसके पहले वाली 2 वीडियो आपने नहीं देखी हैं तो देख लीजिए। पहली वीडियो में मैंने 30 प्रश्न लिए थे और उसके बाद जो दूसरी प्रैक्टिस की वीडियो है उसमें मैंने 35 प्रश्न लिए हैं और आज की वीडियो में भी मैंने 35 प्रश्न लिए हैं। और ये प्रश्न संभावित हैं, परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। तो यदि आपने वो 2 वीडियो नहीं देखी हैं तो देख लीजिए और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन तो एग्जाम से पहले ज़रूर देख लीजिएगा, आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्प मिलेगी। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और किसी भी प्रश्न में आपको डाउट हो आप कमेंट में ज़रूर लिखिएगा और वीडियो कैसा लगा ये भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।